हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना ही दुनिया का नंबर 1 मसला बन गया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर तो इस मसले पे भी सियासत हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि बाकी दुनिया की सियासत भी इस इशू के गिर्द घूम रही है और मईशत भी इस इशू के गिर्द घूम रही है, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगियों से मुतालिक मसला है। जिस तरह के आप जानते हैं कि इलाज के भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। जो सबसे मारूफ पाकिस्तान में है वो तो एलोपैथिक का तरीक़ा है, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं और बजा समझते हैं कि कोरोना जैसे अमराज में हेमोपैथिक तरीक़ा इलाज या फिर जिसको हिकमत वाला हम तरीक़ा इलाज कहते हैं, तो वो भी ज़्यादा मौसर रहता है और ख़ुद हमने एक्सपीरियंस भी किया है। फिर हमारी ये खुशकिस्मती है कि इस धरती से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ऐसी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको कमाल तक पहुंचाया हुआ है। डॉक्टर अज़हर साहब हैं। डॉक्टर अज़हर साहब हेमोपैथ हैं और पोस्ट ग्रेजुएट इन हेमोपैथी इन्होंने किया है बरतानिया से। और इसके अलावा मैं अगर और भी इनकी स्पेशलाइजेशन और डिग्रियाँ बताना शुरू कर दूं तो शायद ये प्रोग्राम उसके लिए नाकाफ़ी पड़ जाए। फिर हमारे डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब हैं। डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब भी डॉक्टर ऑफ हेमोपैथ इन नेचुरल मेडिसिन हैं। यूके से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है और फिर ख़ुद यूरोप से भी उन्होंने किया है। और ये दोनों अल्लाह ने इन पे बड़ा करम किया है। इटली के सिटीज़न भी है डॉक्टर साहब के साथ, तो बरतानिया की सिटीज़नशिप भी है और तुर्की की सिटीज़नशिप भी है डॉक्टर अज़हर साहब के पास। और इस वक्त जबकि लोग यहाँ से भाग रहे हैं तो अल्लाह इनको अजर दे कि ये लोग अपनी कौम की खिदमत के लिए इस वक्त इटली और बरतानिया और तुर्की जैसे ममालिक की उन सहूलियात को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी ज़िंदगी या रिस्क में डाल के दिन रात मुख्तलिफ़ दीगर अमराज के भी और कोरोना के मरीज़ों की भी वो इलाज कर रहे हैं। तो आज मैंने उनसे वक्त मांगा, उन्होंने मेहरबानी की ताकि उनसे हम जान सकें कि बतौर इंसान, क्योंकि हर बंदे के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस्लामाबाद में यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुँचे। तो ये इनके ज़रिए आपको बताना है कि कोरोना से बचाव के घर में बैठ के क्या तदाबीर हो सकती हैं, या क्या कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं हेमोपैथी में या हिकमत में कि जिसको इस्तेमाल करके आप कोरोना से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कि कोरोना हो जाने की सूरत में क्या सिर्फ यही रास्ता है कि हॉस्पिटल का रुख किया जाए, या कि नहीं, मार्केट में इनके मैदान में कुछ ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं कि जो आपको के कोरोना के लिए इलाज उसके ज़रिए मौसर तरीके से हो सकता है। फिर एक कोरोना के बाद का स्टेज भी होता है, क्योंकि जो लोग कोरोना के शिकार हुए हैं हमने देखा है कि काफ़ी अरसे तक वो नकाहत और कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो वो भी इनसे जानेंगे और जितना मुमकिन हो सका कि जो मुख्तलिफ़ और क्रॉनिक डिजीज़ है कैंसर जैसे, उसके बारे में इनसे हम ऐसी रहनुमाई ले सकें कि जो घर बैठ के आप उन दवाइयों के ज़रिए अपना काम कर सकते हैं। मेरे लिए आज का ये प्रोग्राम नहायत मुबारक इस गरज से है कि इसमें डॉक्टर साहब का या डॉक्टर साहिबान का कोई गरज नहीं है। ज़ाहिरी बात है कि इस प्रोग्राम को देख के आप कोई उनको फ़ीस नहीं दे रहे हैं, या फिर वो अगर आपको कोई नुस्खा दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे इनकी दुकान होगी तो उसमें जाके आप इनकी दुकान से लेंगे। तो अल्लाह की रज़ा के लिए वो दोनों ये काम करना चाहते हैं, इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करना चाहते हैं, और मुझे उन्होंने ये एज़ाज़ बख्शा कि इस नेक काम के लिए उन्होंने मुझे ज़रिया बना दिया। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ाए खैर दें। और पहले डॉक्टर अज़हर साहब आपसे जानना चाहूँगा, माशाल्लाह आपकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं, कि कोरोना से बचाव के लिए
एक तो मसलन ये चीज़ें हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई मेडिसिन या ख़ुराक ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको उसके नतीजे में कोरोना लगने का ख़तरा कम से कम हो जाए या ख़त्म हो जाए? कोरोना के लिए या किसी भी वायरल डिज़ीज़ के लिए तो बेसिक चीज़ ये है कि आप अपनी इम्यूनिटी, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करें जो यानी ऑर्गेनिक फूड है या आपका नेचुरल लाइफस्टाइल है, इसमें यानी अपने आप को कमज़ोर ना पड़ने दें। जहाँ तक दवाइयों का ताल्लुक़ है तो इसमें कुछ होम्योपैथी में इतने अरसे में कुछ चीज़ें हमारे तजुर्बे में भी आई हैं जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्यूनिटी बूस्टर्स कह सकते हैं। तो वो दवाइयों का एक ग्रुप है, वो इस्तेमाल करने से हम बड़े अरसे से इस्तेमाल करते हैं। यानी लाजमी नहीं कि कोरोना के लिए, कुछ वायरल डिज़ीज़ के लिए या बैक्टीरियल डिज़ीज़ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ अच्छा काम करने वाली ये जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं ये तो हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे, लेकिन आप नाम लेना अगर याद हो इस वक्त आपको कौन कौन से मेडिसिन हैं? इसमें कुछ नोसॉड्स हैं, जैसे ट्यूबरकलिनम है, बेसिलिनियम है, मेडोरिनियम है, इन्फ्लुएंजियम है, इस तरह के अद्वियात हैं। इसको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे आप। तो इसकी मुख्तलिफ पोटेंसीज को एक ख़ास तरतीब से इस्तेमाल करने से इम्यूनिटी रिलेटिवली बेहतर रहती है। इसको वैक्सीन नहीं कह सकते, ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। हाँ, यानी ये नहीं है कि मुकम्मल आपको जो है कोरोना लगने का ख़तरा नहीं होगा, लेकिन को यानी एलिमिनेट नहीं कर सकती, रिड्यूस कर सकती, कम कर सकती है, एलिमिनेट नहीं कर सकती। कोरोना के लिए नहीं और बाकी जो वायरल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल है, उसके लिए भी अच्छा काम करती है। अच्छा, ये दवाइयों के नाम तो हम स्क्रीन पे दे देंगे जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ये जो खुराक के लिहाज से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को या क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर रख सकते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं डॉक्टर साहब? सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि वॉक ज़रूर करें, कम से कम 30 मिनट 40 मिनट वॉक ज़रूर करें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, खाने में फ्रूट का इस्तेमाल करें। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हल्दी, आप देसी हल्दी ले लें, इसको पीस लें, हाथ से पीस लें, आधी चम्मच या आधी से कम चम्मच दूध के साथ मिक्स करके आप रात को ले लें। ठीक। उसके बाद जो भी आपको फूड मिलती है, दालें हैं, गोश्त हैं, मछली हैं, मुनासिब लेके इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा रहेगा। लेकिन ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, जंक फूड, पिज़्ज़ा, ये चीज़, ये बाज़ार के जो बने हुए चीज़ें, इनसे अवॉइड करें। ठीक। अच्छा, कोरोना हो जाने की सूरत में एक तो जो हमारा एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, तो अगर लंग्स का मसला हो तो लोग लंग्स की ट्रीटमेंट पे तवज्जो देते हैं, एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बुखार वगैरह हो, बाज़ लोगों को कम सिम्टम्स होते हैं, तो कोरोना हो जाने की सूरत में क्या हेमोपैथिक ऐसी मेडिसिन है कि जो इलाज कर सके? जी बिल्कुल। कोरोना हो जाने की सूरत में डिपेंड ये करता है कि मरीज़ किस स्टेज पर है। यानी बाज़ मरीज़ों को जैसे टेस्टलेस हो जाना या स्मेल को कंप्रोमाइज़ करना, बाज़ को बुखार की कैफियत होना, बाज़ को जो सबसे सीवियर, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है सांस की तकलीफ़, यानी उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बॉडी में कम हो जाना। तो इस सूरत में मुख्तलिफ़ स्टेज पे मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। और उसको बेसिक यानी बाकी जो उसके साथ अगर जैसे वो पहले से हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है, तो उसमें जैसे जैसे जो जो अमराज उससे पहले हैं उससे उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, उनको भी साथ कंट्रोल करना होता है और साथ में फिर रिलेटिवली जो भी सिम्टोमेटिक रेमेडीज़ हैं उसको देनी पड़ती हैं ताकि वो बेहतर हो। यानी एलोपैथिक की तरह आप लोगों के मेडिसिन भी वो सिम्टम्स के हिसाब से बदल जाते हैं? जी बदल जाएंगे, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगी। ज़ाहिर है पेशेंट जिस नौइयत का होगा, उसकी ऑक्सीजन अगर कंप्रोमाइज़ हो रही है तो उसके लिए फिर हमें उसको दवाई देनी पड़ेगी ताकि सैचुरेशन बेहतर हो। बुखार है तो बुखार की दवाई देनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। फिर इसको हम डायग्नोस्टिकली भी देखते हैं, यानी इसमें कि उसको यानी उसके रेडियोलॉजी उसकी क्या कह रही है, उसकी केमिस्ट्री क्या कह रही है, बाकी चीज़ें डिस्टर्ब हैं तो साथ उसको पूरा करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें लोग कंफ्यूज ना हो जाए। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह के हज़ारों कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब भी हो चुके हैं, तो ये बताइए कि अगर बुखार ज़ुकाम के सिम्टम्स हो तो उन मरीज़ों को हेमोपैथिक की कौन सी दवा लेनी चाहिए? अगर सांस का प्रॉब्लम हो तो उनको कौन सी दवा लेनी चाहिए? और फिर तीसरा ये कि क्या ये अद्वियात
आम हेमोपैथिक स्टोर्स पे दस्तयाब हैं और डॉक्टर से रुजू किए बगैर लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इसमें उसकी ब्लड केमिस्ट्री देखना, रेडियोलॉजी देखना, ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। फिर कुछ सिम्टोमेटिक दवाइयाँ हैं कि आपको नज़ला हो गया, उसके लिए बिल्कुल दवाइयाँ हैं। कुछ पेटेंट दवाइयाँ भी मिलती हैं, कुछ सिंगल रेमेडीज़ भी मिलती हैं जो हर जगह से अवेलेबल हैं और सस्ती भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके जेनरिक नेम है, वो किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, कोई ख़ास नहीं है। मतलब एक नाम है, वो हर अपनी कंपनी अपने नाम से बेचते हैं। वो मेन जो नाम है वो आप ले लें, जहाँ से मर्ज़ी ले लें, वो किसी भी, हर कंपनी बनाती है उसको। उसमें सस्ती भी हैं, लोकल भी हैं, इम्पोर्टेड भी हैं, लेकिन वो ले सकते हैं। लेकिन अगर ख़ुद से वो ले लेंगे तो मुनासिब नहीं है। किसी डॉक्टर से मशवरा करके ले लेंगे तो उससे फ़ायदा उनको ज़्यादा हो जाएगा। अब हम जनरल हम आपको बता सकते हैं, मसलन इसमें अगर उसकी प्रिवेंशन के लिए देनी है तो उसमें 4 दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने बता दी हैं, आम मिल जाती हैं, वो आप ले लें। एक एक खुराक रोज़ाना ले लें उसकी। इसी तरह अगर उसमें सेचुरेशन ड्रॉप होगी, उसका एक कम्बिनेशन हमने बता दिया कि वो ले लें साथ, वो भी ले नुकसान नहीं है। इसके साथ अगर मरीज़ को एलोपैथिक दवा खा रहा है तो उसको कंटिन्यू रखे, उस पर कोई उसका मसला नहीं है। और इसी तरह अगर फ्लू, जनरल फ्लू है तो उसमें भी आप कोई भी दवा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे LMCP एक दवा है, गला ख़राब है तो सबाडिला एक साथ दवा है। ये आप इस नाम से मार्केट में कई कंपनियां इसको बेचती हैं, और सस्ती वाली भी हैं और इम्पोर्टेड जो ज़रा महंगी हैं, लेकिन मिल जाती हैं। अच्छा, ये यानी अगर कोई पेशेंट एलोपैथिक डॉक्टर से इलाज कर रहा हो, किसी भी स्टेज पे हो, तो वो उन एलोपैथिक मेडिसिन के साथ आपके मेडिसिन को ले सकता है और वो कोई उस प्रोसेस को मुतासर तो नहीं करेगा? नहीं, कोई मुतासर नहीं करती। बाज़ जगह इन दोनों इलाज की इफादियत अपनी जगह है। अब एलोपैथिक जो है, जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अक्यूट में बहुत अच्छा काम कर जाएगी। बहरहाल साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन असल साइड इफ़ेक्ट तो है कि ज़िंदगी बच जाए। ये बड़ा सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, उसकी जान चले जाए, वो ज़्यादा डेंजरस है। तो उसमें अगर आप दोनों को साथ लगा लें, दोनों को इस्तेमाल कर लें, अगर ज़्यादा अग्रेसिव बीमारी हो गई है, ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन हो गई है, तो दोनों को साथ लगा लें। मरीज़ जो 3 महीने में ठीक होगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब वो मरीज़ ठीक होता है, उसके बाद की जो अलामात हैं वो, क्योंकि सेफ हो जाता है पेशेंट, तो उसको हमारी दवाई दे दे तो और जल्दी बगैर साइड इफ़ेक्ट के ठीक हो जाता है। लेकिन एलोपैथिक दवाई का या किसी और दवा का इसमें कोई मतलब मसला नहीं है, साथ ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हम कहते हैं ना कि अगर किसी ने कोरोना का मरहला गुजर गया तो पोस्ट कोरोना भी फिर कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, या पोस्ट कोरोना भी कुछ असरात होते हैं? पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस समटाइम्स होती हैं, लेकिन बहुत रेयर हैं कि बहुत ज़्यादा अगर सीवियरिटी से गुजरा है, कोई वेंटिलेटर पे रहा है या लंग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया है, तो कुछ फिर उसको यानी ऐसे इररिकवरेबल लॉसेस होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। लाजमी नहीं क्या है, इसमें ज़्यादा खौफज़दा नहीं होना चाहिए। असल चीज़ इसमें जो समझने की ये है कि ड्यूरिंग कोरोना या प्री कोरोना आपको ज़रा सी भी अलामात हैं, शुरू से ही अलर्ट हों, कुछ डायग्नोस्टिक भी देखें और किसी डॉक्टर से रुजू करें, ताकि आपको शुरू में कंट्रोल हो जाएगा, बहुत आसानी होगी। अगर वो जैसे ही वो यानी कोरोना उसका नेगेटिव होता है या उससे बाहर आता है, तो पोस्ट कोरोना ये कि उसको यानी कुछ अरसे उसको कमज़ोरी रह सकती है, थोड़ी ब्रीदिंग उस तरह एनर्जेटिक नहीं होगी जिस तरह एक नॉर्मल इंसान को होती, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़। उसके लिए 1 से 3 माह लग सकते हैं उसे रिकवरी फेज़ में। उसमें ये कि अपने हेल्थ पैरामीटर्स ठीक रखे और बहुत ज़्यादा यानी एडवेंचर में ना पड़े, बहुत ज़्यादा अपने आप को यानी ब्रेथलेस होने से बचाए, और आहिस्ता आहिस्ता कोई मल्टीवाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह इस्तेमाल करके, और जैसी दवाइयाँ ख़त्म होती हैं तो कुछ होम्योपैथी में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उसकी यानी नेचुरल उसकी रिस्टोरेशन में मदद करती हैं, तो वो नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत कम है कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हों। इसमें ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा बस थोड़ा यानी केयर ज़रूर करें, यानी अटेंशन दे, टेंशन नहीं ले उसमें ज़्यादा। डॉक्टर, ये जो मल्टीविटामिन का जिक्र किया डॉक्टर ज़र साहब ने, तो ये मल्टीविटामिन भी मुफीद हो सकती हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने में या कोरोना की प्रिवेंशन में, और अगर हैं तो कौन से विटामिन? मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उसको देखना चाहिए, उसके बाद टेस्ट लेने चाहिए। जैसे कोई भी विटामिन आप देते हैं, आप विटामिन डी टेस्ट कर लें, फेरेटिन टेस्ट कर लें, आयरन टेस्ट कर लें, विटामिन B12 टेस्ट कर लें,
कैल्शियम टेस्ट कर लें। अगर इन चीज़ों में कमी वाकई है तो उसको ज़रूर कर लें। अगर कमी नहीं है तो आप नॉर्मल खुराक, अच्छी खुराक, अपना सूप वगैरह, लेकिन इसमें ज़्यादा ठंडी अशिया, मतलब उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर या थोड़ा सा नीम गर्म टेम्परेचर से उसको बेनिफिट ज़्यादा मिल जाएंगे। अब ऐसे ही अगर आपने मल्टीविटामिन लिए तो उसमें हो सकता है उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो, जैसे विटामिन डी अगर ज़्यादा बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाए तो वो न्यूरोटॉक्सिक्स है, वो नुकसान करेगा। लेकिन अक्सर कम होते हैं, लिहाजा आप लंबे अरसे ना दें। अगर टेस्ट नहीं किए तो हफ्ता 10 दिन के लिए दे सकते हैं। अगर लंबे अरसे उसको देना है तो टेस्ट के साथ उसको मॉनिटर करें उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी कि कुछ लोगों को हो जाता है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आता, ज़ुकाम तक नहीं हो जाता, कुछ लोगों का बुखार और ज़ुकाम और जिस्म के दर्द तक महदूद होता है, कुछ लोगों के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है और किन किन अमराज के शिकार लोगों के लिए कोविड ज़्यादा ख़तरनाक है या उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए? साइंटिफिकली तो हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी कम है तो उसके लिए ज़ाहिर है उनके लिए ज़्यादा रिस्क है। इम्यूनिटी कम होने का हमें कैसे पता लगेगा? उसके लिए कि हमारे यहाँ जैसे कि ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए वायरस है जिसको हम CMV कहते हैं और साइटोमेगालो वायरस, तो वो अगर ज़्यादा मकदार में है तो ज़ाहिर है उसकी इम्यूनिटी फिर कम हो जाएगी। उसके लिए अगर उसके पास पहले से हिस्ट्री है तो उसको और ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। और वो भी उसमें ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है इसमें जो CMV जिसे मैं कह रहा हूँ साइटोमेगालो वायरस, वो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों में मौजूद होता है। बहुत कम ही नेगेटिव निकलते हैं, लेकिन उसमें हम सिर्फ वायरल लोड देखते हैं। अगर वायरल लोड बहुत ज़्यादा है तो फिर उसको ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। छोटे मोटे पॉजिटिविटी पे परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे डॉक्टर साहब ने वाइटामिन का बताया, इसी बात को थोड़ा सा आगे करते हैं कि इसमें वाइटामिन के भी 2 ग्रुप हैं। एक हम कहते हैं फैट सॉल्युबल वाइटामिन, एक कहते हैं वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। तो ये आप अगर पढ़े लिखे हजरात हो तो कोई मुश्किल नहीं है इसको जानना। जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं उसको ओवरडोज करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। और दूसरे वाइटामिन कुछ ऐसे अगर ओवरडोज रहें भी तो इतना मसला नहीं होता, जैसे विटामिन B12 है या बाकी हैं, तो इसका मोहतात होकर लेना होता है। और न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी बदलते रहना चाहिए यानी। और दूसरी बात है कि आपको समझना चाहिए कि एज ग्रुप, बच्चों के वाइटामिन कुछ और होते हैं और जवानों के कुछ और होते हैं, ओवर 50 कुछ और होते हैं। ख़वातीन में कभी आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है तो उनका कुदरती एक निज़ाम है, तो उसमें वाइटामिन उनके कुछ और होते हैं। तो इसलिए एज रिलेटेड, सेक्स रिलेटेड और ये सारी चीज़ें देख कर वाइटामिन का इंतखाब करना चाहिए। और एक लंबे अरसे एक ही तरह के वाइटामिन भी नहीं लेने चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चेंज होते रहना चाहिए। और वो जो था थोड़ा सा आप चूँकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी ज़्यादा मुझ जैसे कम इल्म लोगों को समझ नहीं आती, तो अगर सादा ज़ुबान में हमें बता दें कि कौन कौन से अमराज के शिकार लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं और उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। जी, जैसे डायबिटिक हैं, क्रॉनिक डायबिटीज़ हम कहते हैं जिसको 10 साल या इससे ज़्यादा अरसा हो गया डायबिटीज़ में, और वो अनकंट्रोल्ड है तो और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हाइपरटेंसिव है ज़्यादा, या कार्डिक पेशेंट है, या पहले से किसी लंग्स डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है, यानी दिल के और फेफड़ों के मरज़ के शिकार या शुगर के शिकार के और ब्लड प्रेशर के। ठीक। और ये मरीज़ ज़्यादा ज़ाहिर है, या कोई और इस तरह की अगर कोई ऐसी हिस्ट्री है, जैसे अगर ट्यूबरक्लोसिस है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो भी ज़ाहिर है इसमें वो थोड़ा सा नाजुक मसला है, उसको भी थोड़ा सा और एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू में तो बड़ी अजीब तसव्वुरात इससे थी कि वाबस्ता थी कि ये मरीज़ है तो उसके करीब भी नहीं जाना है, उसके लाश को भी नहीं टच करना है। अब आप जैसे लोग जो रोज़ाना दर्जनों कोविड के मरीज़ को देखते हैं, उनको टच भी करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं, और हज़ारों हो गए, आप हो गए, शाज़ी मंजूर साहब हो गए, तो किस तरह, यानी अल्लाह का करम तो अपनी जगह पे, आप लोग ख़ुद अपने आप को बचा के रखते हैं? असल में ऐसे है कि क्योंकि वायरस नया था, लोगों को पता नहीं था, खौफ इतना बन गया, अमवात इतनी ज़्यादा हो गई, इलाज नहीं था, तो सारी चीज़ें वो एकदम से लोगों के जहनों पे हावी हो गई। और हमने देखा था कि अगर किसी को पता चल जाए कि किसी को कोरोना हो गया, वो टेलीफोन भी नहीं उसको करता था, मतलब बहुत ज़्यादा खौफसदा लोग हो गए। लेकिन आस्ता आस्ता पहली बात तो ये है कि हम ढीठ भी हो गए,
अब तो अगर किसी को अगर कहें तो वो कहेगा भी मतलब ये क्या है, ऐसे झूठ है। जिसके घर में है वो बेचारा परेशान है। लेकिन अपना जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ, पेशेंट, अब यहाँ पेशेंट आ जाते हैं, एकदम बैठा है, आके उसने हमें बताया कि जी मुझे तो कोरोना है। अब उधर से भागने का फ़ायदा भी कोई नहीं, ना भाग सकता है। आपने मास्क पहना है, ठीक है। इसमें यह है कि मास्क अपना मजबूत रखें, 2 मास्क पहन लें और हाथ को धो लें पेशेंट विज़िट करने के बाद। मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है, अब एक घर में 20 बंदों को हुआ तो उसमें 20 बंदे हैं तो 6 को हो गया और सारे साथ रहते थे, बाकी को नहीं हुआ। एक तो इम्यूनिटी, दूसरा ये सारा निज़ाम जो है, मुंह से अगर वो खांसी करता है तो उसके ड्रॉपलेट जाएंगे, अगर उसके अंदर चले गए, अच्छा हाथ से आंखों में नाक में चला गया, इससे ज़्यादा है। बाकी कपड़ों के साथ जो लगा रहता है वो भी काफ़ी सारी तहकीक हो रही हैं, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कपड़ों में अगर लगा है, अगर आप उसको 2 दिन रख दें, उसके बाद इस्त्री कर दें तो उससे भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हमने तो बेशुमार केसेस देखे हैं, ऐसे पेशेंट से इतनी जल्दी लगा नहीं है, स्वाय अगर मास्क नहीं है। यानी ये बात साबित हो गया कि ट्रांसमिशन का ज़रिया जो है वो नाक और मुंह है। बिल्कुल, ये तजर्बा जो हमें अभी, हाँ, और उसका इलाज मास्क है। मास्क, ठीक, मास्क और हाथ को साफ रखें। हाँ, और फिर अगर आपने किसी इस तरह के मरीज को टच किया हो या किसी ऐसी जगह को टच किया हो जिसके बारे में ये शक हो कि उधर ये वायरस हो सकते हैं, तो उससे पहले हाथ धोना, कबल इसके कि आप उसको मुंह की तरफ ले जाएं, हाथ धो लें। और अगर वो खांसी पेशेंट कर रहा है तो दरवाज़ा खोल लें, फासला ज़्यादा कर लें, डबल मास्क पहन लें। उस बंदा जो खांसी कर रहा है तो उसको भी चाहिए कि ऐसे उसको रख ले हाथ, तो उससे फिर वो उसके वो ड्रॉपलेट नहीं जाएंगे। तो ये इससे मैंने देखा, हम इससे कोशिश करते रहें, बचते रहें, स्क्रीन लगा ली, ये शीट लगा ली या मास्क, बचत होती रही है। उसके बाद अभी अक्सर जो मैंने देखा है कि अब कई दफ़ा हम लोग मरीज़ों को गाइड करते हैं, अगर पेशेंट आ गया उसको कहा जी आप मास्क लगा लें तो वो नाराज़ हो जाता है। तो जब हम उनको कहते हैं ना भाई मसला ये है कि मुझसे आपको प्रॉब्लम हो, तो वो डर के बाहर भागता है। ये भी मरीज़ का जज्बा ख़त्म हो गया कि मुझसे, मतलब वो कहता है मुझे किसी से ना लगे, मुझसे जितने मर्जी को लग जाए। इस सोच को भी बदलना है। हमने अल्लाह की रज़ा के लिए ये करना है कि हम एहतियात कर लें, किसी जगह पे चले जाएं तो लगा लें कि अगर मुझे है तो ना लगे, या किसी को है तो दोनों बच जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आप तो मसलन कैंसर जैसे क्रॉनिक अमराज को भी ट्रीट करते हैं, तो एक तो ये बताइए कि क्या होम्योपैथिक तरीका इलाज में ये जो कैंसर, शुगर, इस तरह की जो सीवियर बीमारी है उनका भी इलाज है या नहीं? और आजकल सर्दी का मौसम है, सर्दी में ख़ुद भी फ्लू और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो उसका भी कोरोना से कोई ताल्लुक़ है? अगर है या नहीं है तो उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है दूसरे, यानी जैसे हम नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह कह सकते हैं, हर नज़ला ज़ुकाम खांसी ज़ाहिर है कोरोना नहीं होता, हो भी नहीं सकता। कोरोना एक वायरस का नाम है, वो जब तक खुद नहीं होगा उससे कोरोना हो सकता है नहीं। ये अलग बात है, अभी म्यूटेट भी कर रहा है, यानी उसकी शक्ल सूरत से बात चेंज हो रही है, अलामात भी, वो अपनी जगह है। तो उनके इलाज हर, यानी खांसी बुखार का पेशेंट कोरोना का पेशेंट नहीं है, उसको एहतियात ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा खौफज़दा नहीं होना। दवाइयाँ नॉर्मली भी काम करती हैं बहुत ज़्यादा। जिसमें सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है, अगर 1 पॉइंट एजेंडा दूँ तो वो सांस की तकलीफ़ है, कि सांस को हमने, यानी ब्रीदिंग को देखना। अगर डिफ़िकल्टी होती तो फिर फ़ौरन बाकी टेस्ट जो कोरोना से रिलेटेड हैं या माहिर मुआलिज से फिर रब्ता करके दवाइयाँ ज़रूर लेनी चाहिए। जहाँ तक आपका सवाल है ट्यूमर्स का, कैंसर्स का, ज़ाहिर है कैंसर्स भी माशरे में बहुत ज़्यादा है। अब इनकी रेशो दिन ब दिन पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अगर स्टैटिस्टिक्स को देखें तो कहते हैं कि 22% कैंसर जो दुनिया के हैं वो स्मोकिंग की वजह से हैं, और 15% के करीब कोई वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ की वजह से, जिसमें हेपेटाइटिस है, हेलिकोबैक्टर है, HIV एड्स वगैरह है, इनसे। लेकिन ये 15% के करीब है। और 10% जो है हमारी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी की वजह से कैंसर का शिकार होती है। यानी कैंसर है क्या, ऐसे समझ लें कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, बॉडी विद इन द बॉडी है, यानी आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ बन जाती है जो आपके जिस्म के ख़िलाफ़ काम कर रही होती है, पैरासाइट है, आपकी खुराक को ले रही होती है। जहाँ तक एक तो इसमें पहली चीज़ है कि डायग्नोसिस क्या हो, कैसे होगा।
तो उसमें ये बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि कैंसर काफ़ी एडवांस स्टेज पे दाखिल होता है, तब पता लगता है पेशेंट को। तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने सेहत को अगर आप क्रिटिकली देखते रहे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाता है समटाइम्स। और कुछ चीज़ें ये हैं कि आपको फिर अगर कुछ ट्यूमर मार्कर्स हैं, ज़ाहिर है रेडियोलॉजी पूरी बॉडी की हर वक्त करवाना एडवाइजेबल भी नहीं होता कि उसको किया जाए, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे मार्कर्स हैं या ब्लड से होने वाले टेस्ट हैं आम लोगों की ज़ुबान में, कि जिसको हम CA कह सकते हैं, कैंसर एंटीजेंस। तो वो कुछ किए जाएंगे तो उससे भी आपको यानी बहुत इब्तदाई स्टेज का कैंसर भी पता लग सकता है। कोई 10 के करीब मार्कर्स पाकिस्तान में 10-12 अवेलेबल हैं, वो हो सकते हैं। और अगर कोई अफोर्ड करे तो साल में एक दफ़ा किए जा सकते हैं, और वो इसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 2-3 cc ब्लड से ही वो हो जाते हैं। और आम तौर पे तकरीबन 70-80% ऑफ तक ट्यूमर्स को यानी वो आइडेंटिफाई करने की किसी हद तक या कम से कम आपकी तवज्जो उधर मबजूल कराने में कामयाब हो सकते हैं। फिर इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। यानी इन मार्कर्स की एक ख़ास लिमिट तक हम किसी को कैंसर का मरीज़ कह नहीं सकते, लेकिन ये कम से कम आपको एक डायरेक्शन तो बता देगा। अब अगली रहेगी कि जब कैंसर का मरीज़ डायग्नोज हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसा है। ट्रीटमेंट बहुत यानी कोई सर्टेनिटी के साथ तो पूरी दुनिया में किसी भी मेथड में कोई ख़ास नहीं है, यानी इसमें यानी बहुत ज़्यादा कहें कि 100% या उसके करीब करीब रिज़ल्ट हो। हाँ, बेहतर ट्रीटमेंट है, जैसे एलोपैथी में है, कीमोथेरेपी है और रेडिएशन वगैरह टारगेटेड जो कैंसर्स होते हैं उनके लिए। बाकी हमारे पास जो हमारी होम्योपैथी में है तो बहुत सारी अद्वियात हैं, बड़ा अच्छा काम करती हैं। और दोनों ट्रीटमेंट साथ भी चलाई जा सकती हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता आपस में, और सक्सेस रेट और बेहतर हो जाता है अगर वो चलाया जाए। तो उसमें बहुत सारी अद्वियात हैं, पेशेंट टू पेशेंट, कैंसर टू कैंसर और स्टेज टू स्टेज वेरी करता है। कैंसर की आमतौर पे 4 स्टेजेस समझी जाती हैं, 1 2 3 4। तो ग्रेड 2 तक हो तो बहुत अच्छे तरीके से उसको। डॉक्टर साहब, कुछ तो हम जैसे लोग हैं जो समझते नहीं हैं तिब के मैदान को, या फिर हमारी अपनी बीमारियां हैं, रेटिंग की और सहाफ़त की अपनी कमज़ोरियाँ है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ तो इस वक्त इस पर सियासत भी हो रही है। आप उन लोगों में से हैं जो फ्रंट लाइन पे इस बीमारी से लड़ रहे हैं और अपनी सहूलत की ज़िंदगी को क़ुरबान करके, तो आपसे ये तवक्को भी की जाती है और ये एतमाद भी है कि आप जो बात करेंगे मेरिट पे करेंगे। तो इस कोविड के हवाले से आप कौम को, देखने वालों को और हमारे रूलर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे या क्या नसीहत करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो गुजारिश करूँगा कि आपसी की जंग के अंदर जो है ना, आपकी औलाद को नुकसान हो रहा है, आपके बच्चों को नुकसान हो रहा है, आपकी बेटियों को नुकसान हो रहा है, आपकी माँओं को नुकसान हो रहा है। जिस घर में कोरोना है, मौत हो चुकी है, किसी की बच्ची फौत हो गई, किसी का बेटा फौत हो गया, उसके लिए ख्याल करें। ये जो हमारा मुल्क है तो हमारी इज़्ज़त है, हमारा मुल्क है तो हमारी सियासत है, हमारा मुल्क है तो सारा निज़ाम ऐसे ही चलेगा। अगर हम सब मिल के जिस तरह पहले एक दफ़ा मिल गए और अल्लाह की रहमत से इसमें बेहतरी आ गई, अगर सारे मिल बैठ जाएं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अगर सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हम सब क्लेम करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वास्ते से मैं कहता हूँ कि सारे मिल जाएं, बैठ जाएं और इस बेचारे कौम का सोच लें, इस उम्मत का सोच लें। ये मुल्क बड़ी तकलीफ़ों से लिया, बड़ी मतलब मुशक्क़तों से मिला है, और आप देख लें यहाँ पे लोगों के घरों में खाने के लिए नहीं है, और एक मस्कीन आदमी कैसे हम तक पहुँच सकेगा, किस तरह। इस प्रोग्राम का मकसद भी करने का यही था कि ये जो दवाइयाँ बता दें। अब आप यकीन करें, ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि हमारे आंसू निकल जाते हैं, और हमने अपने आप को गुनाहगार तस्वर करते हैं कि मैं कैसे इन लोगों को एक मैसेज दे दूं। ये दवाइयाँ बताने का मकसद ही यही है कि चलो अगर 1000 बंदा खाता है तो 10 तो ठीक हो जाए ना। वो बेचारे जो मस्कीन लोग आते हैं, 5-5, 7-7 हज़ार किराया लगा के आ जाते हैं बेचारे, ना उनके पास रहने को जगह, तो इसका कौन सोचेगा? किसी ने तो उसका शुरू करना ना। तो मैंने ये शुरुआत, जैसे आप, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके दिल के अंदर खैर का जज्बा है, अल्लाह हमें इसका और आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमा दे। ये सिला रहमी असल में तो मामलात हैं। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ,
और मेरी नमाज पता है मुझे कैसी है। हज उम्र से अल्लाह मेरी नमाज को अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ करेगा, लेकिन जो मेरी ज़्यादती आपके साथ है, किसी मरीज़ के साथ है, जो मामलात ख़राब हुए, तो मैंने तो उसी से माफ़ी मांगनी है। मैं अपने बड़ों को ये गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये मस्कीनों का जो खून ज़ाया हो रहा है इसको बचा लें। ये सियासत भी करते रहेंगे, इंशाअल्लाह कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई अपने करेगा, लेकिन इनका तो सोच लें, इनकी दुआएं ले लें। मजलूम की हाँ जो है ना वो इंतहाई ख़तरनाक है, इनकी हाँ न लें, दुआएं ले लें। बाज़ लोग तो बड़ी बड़ी कुर्बानी करके इस मुल्क में आए हैं, और मैं देखता हूँ अक्सर मेरे कुलीग जो हमारे साथ आए थे 99% वापस हो गए। मैं आज तक इस होप में हूँ अल्लाह करे कल ठीक हो जाए, अल्लाह करे कल ठीक हो जाए। तो ये निज़ाम किसने ठीक करना है? हम सब ने मिल के ठीक करना है। अगर इसको नहीं ठीक करेंगे, अपोजिशन भी गड़बड़ करेगी, हुकूमत भी करेगी, और अपने मकसद के लिए हम हर चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, तो ये नुकसान ये जो बड़े हमारे ये भी झेलेंगे। इसलिए कि ये मुल्क है तो सब कुछ है, हम हैं तो सब कुछ है। डॉक्टर अजहर साहब, हम जब इस तरह अवेयरनेस के प्रोग्राम करते हैं कि लोगों को एजुकेट करें, सेंसिटाइज करें, तो दूसरी बात फिर होती है कि जी आप लोग खौफ फैला रहे हैं, मायूसी फैला रहे हैं, कोरोना इतना ख़तरनाक नहीं है जितना आप लोगों ने इसको इशू बना दिया है। तो कोई उम्मीद का और हौसले का भी आपके पास पैगाम है? ये कब तक हम एक्सपेक्ट करें ये वैक्सीन का, और यानी कोई बेहतरी का रास्ता नज़र आ रहा है? देखिए, जहाँ तक कोरोना के साथ खौफ का ताल्लुक़ है, वो तो कुदरती हमारा कि इतना ज़्यादा इस पे बोला गया है कि लोग बहुत डरते भी हैं। लेकिन इसमें हौसला अफ़ज़ा बात यह है कि हमारी जो यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, इस पर अल्लाह का करम है। और आप देख लें स्टैटिस्टिक्स उठा के, हमने बड़े कम मेजर्स लिए हैं प्रैक्टिकली, और उसके बावजूद हमें काफ़ी अच्छा अल्लाह ने बचा के रखा है। तो ये तो एक बड़े हौसले की बात है। और इतने बड़ा प्रोपोर्शन नहीं है जिन पे बहुत बड़ी अलामात आती हैं, छोटी मोटी अलामात आती हैं और ख़त्म हो जाती है। यानी ये हम ज़्यादा भी इसको ओपन नहीं कर यानी नहीं कह सकते। उसमें ये कि आपको एहतियात तो करनी है, लेकिन खौफज़दा नहीं होना चाहिए। यानी हमने बदएहतियाती में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद हमारे केसेस अल्हम्दुलिल्लाह कम हैं, और फिर जो केसेस हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह डेथ रेशो भी निस्बतन कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। उसमें यह कि ज़ाहिर है एहतियात अपनी जगह, लेकिन ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ अलर्ट रहना चाहिए कि आपको अलामात, अगर कोई बुखार ज़ुकाम खांसी होता है थोड़ा अलामात, और ख़ुसूसन उन लोगों के बारे में जिनको वो क्रॉनिक कोई बीमारियां हैं, जो ज़्यादा ओल्ड एज वाले हैं या कम एज वाले बच्चे मासूम हैं, तो ज़रा उनकी अलामात को बहुत जी। डॉक्टर अज़हर महमूद साहब और डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब, बहुत शुक्रिया। जी जी, इसमें अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे देखें ना डॉक्टर साहबान की बहुत खिदमत है। मैं अक्सर डॉक्टर शाज़ली को देखता हूँ, ना उन्होंने दिन देखा है, ना रात देखा है, ना खाने को देखा है, ना कुछ देखा है। तो उनकी बरक़ात हैं, उनकी नीयतें हैं, और मैंने देखा है अल्लाह पाक इसमें शिफा दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम वो कहते हैं कि इसमें जो रगड़ा लगता है ना, उस रगड़े से कौम बच जाए। अब 10 बंदों को हुआ, 2 अल्लाह की रहमत से क्रिटिकल हुए, उनमें से भी बच जाते हैं। तो इसका क्रेडिट अल्लाह पाक जज़ाए खैर डॉक्टर साहब को भी, डॉक्टर शाज़ली साहब को भी। मैं देखता हूँ ना, तो नहीं डॉक्टर साहब, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और हमारे डॉक्टर्स ने और बाकी तिब्बी अमले ने बहुत ज़्यादा, क्योंकि शुरू में जितना खौफ था तो हॉस्पिटल के करीब जाना भी, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां दाव पे डाल दी। फिर हमारे सरकारी अस्पतालों में हम देखते हैं तनख्वाहों की बुरी हालत है, उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे प्रोटेक्शन के लिए जो बाकी की दुनिया में हैं। तो हमारे डॉक्टरों ने और तिब्बी अमले ने एक तो अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगा के, क्योंकि ये ऐसा वक्त था, बाकी बीमारियों का तो आप इलाज करते तो ख़ुद डॉक्टर को ख़तरा नहीं होता, और शुरू में तो डॉक्टर बेचारों को भी मालूम नहीं था कि ये उनके लिए कितना डेंजरस है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोरोना का मामला था, इसमें इस कौम के असल हीरो वो हमारे डॉक्टर्स थे, हमारे नर्सिंग स्टाफ्स थे, और बहुत सारे लोग इसमें शिकार भी हो गए, और बहुत सारे लोग इस रास्ते में हमारे अच्छे डॉक्टर जो है वो शहीद भी हो गए। तो अल्लाह ताला उनकी क़ुरबानियाँ भी कबूल करे, उनकी शहादतें भी कबूल करें। और ये आपने दुरुस्त फरमाया कि शायद अल्लाह ने अगर हमें किसी हद तक बचा के रखा है तो ये उन लोगों की क़ुरबानियाँ हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यकीनन हर जंग के अपने अपने हीरो होते हैं, और इस जंग के हीरो
वही डॉक्टर, वही तिब्बी अमला है जो अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल के, और फिर शुरू में तो ऐसा भी था कि जो डॉक्टर वहाँ पे होते थे वो अपने बच्चों से हफ्तों हफ्तों 2-2 हफ्ते वो उनको दूर रहना पड़ता था। तो हर तरह की आजमाइश थी उन डॉक्टरों के लिए, और आज भी है। तो हम उनकी कामयाबी के लिए दुआगो भी है और इस तरह के डॉक्टरों के जज्बे को सलाम भी पेश करते हैं।